अस्सलाम वालेकुम, आई एम सैयद अली हसनैन शाह। हम आपसे मुखातिब हैं आज एहसन मलिक यूट्यूब चैनल। ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि इसके थ्रू हम आपसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे रियल इस्टेट के बारे में, इकॉनमी के बारे में और टैक्सेस के बारे में। आजकल बहुत सारी इस वक्त जो चैनल्स मौजूद हैं उनके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है। इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन रूमर्स और हेयर से। इस चैनल की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यही होगा कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी, और जो हमारी डिस्कशंस हैं दीज आर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। और इसकी वजह यह है कि हमारा जो एहसन मलिक साहब हैं, जो रियल इस्टेट एक्सपर्ट हैं, इनका ताल्लुक है ऐसे सर्कल से और ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ जिनसे ये डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके ऊपर अपना एनालिसिस शेयर करते हैं। सो रियल इस्टेट पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, जो टैक्सेशन लगाई जा रही है उसके क्या असरात हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इस चैनल के थ्रू। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस में जो बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उसको फौरी तौर पर देख सकें और बर वक्त बेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम बात करेंगे जो आजकल मुल्की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक हुई है और स्पेशली इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से ख़राब होती जा रही है उसकी सूरत हाल, और जो डॉलर है वो बड़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डी वैल्यू हो रहा है। इस वक्त जो रुपी है, जो डॉलर है वो 227 रुपीज़ है एज़ ऑफ टुडे। तो इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली टैक्सेस लगाए गए हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है रियल इस्टेट के ऊपर, और इसके अलावा जो फाइनेंस बिल आया है, इन चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ शेयर करें कि आपका क्या व्यू है कि जो गवर्नमेंट में जो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं टैक्सेस, और इसके अलावा जो इकनॉमिक सूरत हाल है जो तेज़ी से ख़राब हो रही है, तो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, वेयर आर वी हेडिंग, और आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो कि हमने ये जो चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है लोगों को लिए, और ऑलरेडी आपकी नॉलेज में भी है और व्यूवर्स की नॉलेज में भी है कि हम नेशनल मीडिया पे तो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि क्या चीज़ एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। तो मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको आप देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब अली का जो सबसे आपका पहला क्वेश्चन है इकॉनमी का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट आई और IMF के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बेसिकली अर्ली सेटल नहीं हो सके, जिसका रिबर्टल मार्केट पे आया। और एक प्रीवियसली एक पॉलिसी चलती आ रही है, हमेशा से हम इन तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कहते हैं कि आपने जिस सेक्टर के लिए भी आपने कोई पॉलिसी बनानी है, उस पॉलिसी में उनके स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके आप टैक्सेशन करें। लोग टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन वो गुड टैक्सेस पे करना चाहते हैं। बैड टैक्सेस पे आपके साथ वही सलूक होगा जो इस वक्त डॉलर में हो रहा है। आपने रियल एस्टेट सेक्टर पे जो टैक्सेस लगाए हैं, लोगों के पास जो कैपिटल अवेलेबल था वो उन्होंने डॉलर में, गोल्ड में शिफ्ट किया, और आपने 227 का है। अभी 2 मिनट पहले की जो रिपोर्ट है, आज फिर 5 रुपये 80 पैसे डॉलर बैंक रेट इंक्रीज कर गया, 231 का रेट है, इस इंटर बैंक की जो रेट है। अभी जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ों को डंडे के जोर पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, जो कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसी वजह से आज तक हमारा टैक्स नेट नहीं बढ़ सका और हम इनडायरेक्टेड टैक्सेस में लिपटे हुए हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें, आप मैकडोनल्ड चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाएं, आप कोई छोटी माचिस ले लें, आपके ऊपर इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कि लोग भी फेडअप हो गए हैं। और यही काम इन्होंने अभी रिसेंटली बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के साथ किया। एक तो मैं कम अकली कहूँगा, नालायकी कहूँगा कि जब हमारी टॉप हायरार्की इसको नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट या एसेट कहती है, तो मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं ये बाकी दुनिया को नहीं देखते कि जर्मनी ने
ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی بیس پہ ترقی کی، ٹرکی نے کی، ملیشیا نے کی، اور ہمارا جو میکنزم ہے، ہمارے ملک میں جتنی ان امپلائمنٹ ہے اور جتنا ہمارا سیکٹر ریل اسٹیٹ سیکٹر کنسٹرکشن کو پروموٹ کرتا ہے، اس سے کتنا روزگار ملتا ہے، اس سے کتنا آپ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہماری الائیڈ انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ. مطلب منیمم اس میں جو آپ اگر آپ ایلیمنٹ لینا چاہتے ہیں نا، منیمم آپ صرف یہ سوچیں کہ لیبر اور میسن کتنا انوالو ہوتا ہے ایک گھر کی کنسٹرکشن میں یا ایک بلڈنگ میں، تو کتنا روزگار جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا جو لوکریٹو چیز ہے ریل اسٹیٹ کی پاکستان میں، وہ فار اوورسیز پاکستانیز ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ہمیشہ ہم نے ان کا مقدمہ لڑا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کروایا جائے. اب بھی جو فائنانس ایکٹ آیا اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی تھی، کلیئرٹی نہیں تھی، اور ایک پینک کریٹ ہوا تھا کہ جو نان اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو شاید پاکستان میں نان فائلر کنسیڈر کیا جائے گا، اور دے ہیو ٹو پے 7% ٹیکس آن دی پرچیز آف پراپرٹی، جو کہ 236K بنتا ہے. اس پہ میں آپ کو لیٹسٹ انفارم کر رہا ہوں. ایک یہ گڈ نیوز ہے ہمارے چینل کے تھرو فار اوورسیز پاکستانیز، ان کو کہیں اپنی ریمیٹنسز کہیں اور شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے جس کے پاس اوورسیز پاکستانی کارڈ ہے اور یا POC پاکستان اوریجن کارڈ ہے، اور اس کا پاکستان میں 183 ڈیز سے زیادہ کا سٹے نہیں ہے، اگر وہ پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو ہیل بی کنسیڈرڈ ایز فائلر. جو ٹیکس آپ پاکستان میں پے کرتے ہیں، جو میں پے کرتا ہوں پراپرٹی پرچیز کرتے وقت، وہی ایک وہ پے کرے گا. ٹھیک ہے، اوورسیز پاکستانی. اس کے بعد ایک اور چیز پہ ورکنگ چل رہی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو بھی اسمبلی کا سیشن ہوگا اس کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 236K ہے پراپرٹی پرچیز کرتے وقت، اس کو فار دی پرچیزر اس کو اومٹ کروا دیا جائے، کیونکہ وہ آلریڈی UK میں، UAE میں، USA میں وہاں پہ ٹیکس پے کر رہا ہے، ریمیٹنس پے کر رہا ہے، اور اس کو یہاں پہ 236K چارج نہیں ہونا چاہیے اگر وہ یہ ریمیٹنس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو پاکستان میں ٹرانسفر کرے گا. ٹھیک ہے، اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آپ یہ پیسے بھیجیں گے پاکستان میں تو پھر آپ پہ 236K اپلیکیبل نہیں ہوگا. یہ پائپ لائن میں ہے اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر اور سیکنڈ ویک آف سپٹمبر میں یہ شاید امپلیمنٹ ہو جائے. اور اس کے بعد آپ کی ہماری جو پاکستان میں ٹرانسفرنگ اتھارٹیز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن مچا ہوا ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کو نان فائلر کنسیڈر کر رہے ہیں، جبکہ ہماری آج لیٹسٹ جو بات چیت ہوئی اس میں یہ ہے کہ جو بھی نائکاپ یا POC ہولڈر ہے وہ صرف اپنا پاسپورٹ کی کاپی ساتھ لے کے جائے گا جس کی وہ فوٹو کاپی اٹیچ کرے گا فار ٹرانسفرنگ اتھارٹی میں کہ میرا پاکستان میں 183 ڈیز سے زیادہ کا سٹے نہیں ہے کرنٹ فائنینشیل ایئر میں. اب بیسیکلی یہ جو کرنٹ ہے اس کے تو بھی 18 ڈیز ہوئے ہیں، تو جو پیچھے والا فائنینشیل ایئر ہے اس میں 180 ڈیز سے زیادہ کا اس کا سٹے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کو نہ پاکستان میں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے، وہ فائلر کے طور پہ پراپرٹی پرچیز کرے گا. سیکنڈ چیز جو لوگوں کے لیے اوورسیز پاکستانیز کے لیے سب سے زیادہ پینک بنا ہوا ہے وہ ڈیم رینٹل انکم ہے جو 7E ابھی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس 7E کے اوپر ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا گورنمنٹ سے کہ آپ اس کو کائنڈلی فکس ٹیکس رجیم کی طرف لے جائیں جس پہ کہ لوگوں میں پینک بھی نہیں ہوگا، لوگ خوشی سے پے بھی کر دیں گے، اور اس کا والیوم آپ ایسا رکھیں جو بیئریبل بھی ہو اور ایکسیپٹیبل بھی ہو. جیسے ہم نے سجیسٹ کیا کہ فار ڈیولپ پراپرٹی 50 روپے گز اگر آپ رکھ لیں تو 500 گز کی جو پراپرٹی ہے اٹ مینس کہ اس کے اوپر آپ نے 25,000 روپیز پے کرنے ہیں. یہ بھی آپشن انڈر کنسیڈریشن ہے اور امید ہے، لیکن اس کے اوپر 7E کے اوپر ڈیم رینٹل کے اوپر آلریڈی کراچی میں سندھ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جمع ہو چکی ہیں
4 अगस्त की डेट है, और क्योंकि इसमें फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, इस पे ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायद ईसा साहब, उनका डिसीजन मौजूद है कि आप कोई भी नया टैक्स जो भी लगाएंगे उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं डाल सकते पुरानी प्रॉपर्टी पे, और ऐसी मतलब कानून से काफ़ी मुतसादम चीज़ें हैं जिस पे ये हमारी असेसमेंट और जो वर्किंग चल रही है ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक मार्केट में पैनिक है वो डेफिनेटली ख़त्म होगा। उसके बाद जो नॉन फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें अब ये भी गवर्नमेंट की नालायकी है कि उन्होंने प्रपोज किया था नॉन फाइलर के लिए 5%, लेकिन वो टाइपोग्राफिकली एक मिस्टेक हो गई कि उसको जब फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनाया गया तो वो 150% की जगह 250% लिखा गया। तो वो 250% अब रिमूव होगा, ओमिट होगा, उसकी जगह 150% ऐड होगा। लेकिन वो जब भी फर्स्ट असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली जब बैठेगी और उस सेशन में जब ये बात आएगी तो उसके बाद जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त एंड तक ये चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी। चलें, माशाल्लाह जी आपने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है, और आई होप कि ये जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको ये बातें आपकी डिटेल में अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू टैक्सेस है, जो आपने अभी टच अपॉन किया भी कि जो रियल इस्टेट है उसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है। अच्छा, रियल इस्टेट को जैसे आपने जिक्र किया कि दुनिया भर में तो बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इस वजह से वो यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं अपने कंट्रीज़ में, और अगर आप जाते हैं और इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेजिडेंसी भी देते हैं बहुत सारे कंट्री। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में हिसाब उल्टा है। जैसे इस साल के स्टार्ट में आई थिंक दिसंबर में ये चीज़ हुई कि उन्होंने डीसी वैल्यूज़ को बढ़ाने की बात की, जिसकी वजह से रियल इस्टेट कम्युनिटी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने में आया, तो उनको वो पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ी और उन्होंने उसको रिवाइज़ किया। सिमिलरली जब ये वाला टैक्स हुआ है तो ये जो बजट है इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से रियल इस्टेट के ऊपर इतना ज़्यादा नज़ला गिराया जाता है? अली, इशू ये है हमारी जो गवर्नमेंट है ना, कोई भी चाहे पीछे वाली है या करंट है, और ब्यूरोक्रेसी, एक परसेप्शन बिल्ड किया गया है कि इसमें मतलब ब्लैक मनी पार्क होती है, ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, इससे रोज़गार नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सराउंडिंग में जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है ये ज़मीन पर हुई है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब थे उन्होंने अपने पहले 2 साल में इसी फ्रेम ऑफ माइंड में थे वो कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। उन्होंने प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 8 साल रखा, गेन टैक्स की परसेंटेज इससे भी ज़्यादा रखी। लेकिन उनको 2 साल बाद गलती का एहसास हुआ और कोविड आया और उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केटों ने पिकअप करना शुरू किया, अंडरस्टैंड किया। अब शहबाज साहब जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, जबकि उनको कन्विंस किया जा रहा है कि ऐसा ऑन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपको अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक व्हील घूमेगा तो आपके लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी। अभी जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक टॉक शोज में कहा कि ये जो अभी रिसेंटली प्रोविंशियल इलेक्शन हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं पीटीआई का वो बयानिया था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस गवर्नमेंट ने बजट पेश किया ये उसका एग्रेशन था। जो लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस, बजट में जो आपने टैक्सेस इम्पोज किए और जो लोगों को हिट किया आपने, ये उसका लोगों ने गुस्सा निकाला है। तो प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे चैनल से मेरी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि वो उन तमाम चीज़ों को रिव्यू करें। रिव्यू करके लोग टैक्स देना चाहते हैं, खुदारा आप इस चीज़ को समझें। ये परसेप्शन गलत है कि लोग नहीं देना चाहते, लेकिन आप ऐसी सॉफ्ट पॉलिसीज लेकर आएँ। आप टैक्स की परसेंटेज बढ़ा देते हैं, टैक्स नेट को नहीं बढ़ाते। अगर आप टैक्स की परसेंटेज को कम कर दें, टैक्स नेट को बढ़ाएं, तो जितने पैसे, जैसे भी मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हो रही थी, उनका हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम ये डीम रेंटल से कोई 30 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं आपको अंडरटेकिंग लेके देता हूं कि आप हमारी टर्म पे आ जाएं, मैं आपको 50 अरब रुपया इकट्ठा करवा के दे दूंगा, और आपको जिस लेवल से गारंटी चाहिए होगी आपको उस लेवल से अंडरटेकिंग मिल जाएगी। लेकिन आप चीज़ों की पॉलिसीज़ को सॉफ्टन करें ताकि लोग कंफर्टेबल हों।
جب اور ابھی تو جو حالات ہیں لوگوں نے اپنے آفیسز بند کرنے شروع کر دیے ہیں، جن کے پاس کیپٹل ہے وہ ڈالر لے کے گھروں میں بھر رہے ہیں، اور ڈالر کی پرائس آپ دیکھیں کہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. کل حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا کہ کل رات کو 241 242 پہ ٹریڈ ہوتا رہا ہے. تو بات یہ آپ سے چیزیں خدا را جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ کریں، بیوروکریسی کی ضرور سنیں، لیکن جو جس لائن پہ کام کر رہے ہیں ان کی ان پٹ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. جیسے یہ ایفرٹس لگائی جا رہی ہیں، آئی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں صحیح سمت میں چلیں گی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ویئرس فار واچنگ دس ایپیسوڈ ود اس ود احسن ملک صاحب. اور جیسا کہ آپ کو سٹارٹ میں ہم نے بتایا کہ اس چینل کا مقصد آپ سے اوتھینٹک انفارمیشن اور اپڈیٹ شیئر کرنا ہے ریلیٹڈ ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ایز ویل ایز دا ٹیکسز اور جو پاکستانی اکانومی کی صورتحال ہے. تو اس چینل کی کمنگ جو ہماری جو ویڈیوز ہوں گی ان کو دیکھنے کے لیے آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو جو اپلوڈ ہو رہی ہے اس کی نوٹیفیکیشن آتی رہے. اس ویڈیو کے اوپر اگر آپ کو یہ پسند ہے ضرور لائک کریں اور ہم کمنٹس میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں. تھینک یو ویری مچ.